राम राम जी सबको। बोले नहीं, नाराजगी है कुछ? अच्छा, देखो राम राम दी है तो उल्टी तो मिल चाहिए मैंने भी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सोनी का। इन्होंने काफ़ी कुछ बताया, जो मोटा मोटा बताया। मैं थोड़ी सी और चर्चा करूँगा, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आप लोगों को। जो ये पुलिस एक्ट की बात कह रहे थे कि भाई जो अंग्रेज़ों के टाइम था वो आज भी है। हमने तो वो थोड़े से दिन पहले एकदम बड़े सुथरी लाइट में देखा, बड़े बढ़िया चांदने में। कईयों ने तो वीडियो भी देखी होगी। हम गए थाने में कि वे हमारे साथियों को क्यों पकड़ लिया बताओ। उन्होंने ये तो बताया नहीं कि भाई तुम्हारे साथियों को क्यों पकड़ा और कहाँ पकड़ के रखा है। हमारे 6 साथियों को उठाया, उसमें मैं भी था, और उठा के लेके गए CIA। जैसे यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स है ना, अभी UP SSF बना है, UP स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। वो इसलिए बनाई गई है कि भाई अगर आप के ऊपर शंका हो जाती है तो किसी को कुछ पूछेंगे नहीं, ना कोई वारंट की ज़रूरत है ना किसी सम्मान की ज़रूरत है, उठाएंगे और ठोक देंगे, अंदर डालो सीधा। इसी तरीके से हरियाणा में CIA चलती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वो करते क्या है, उठाएंगे, सब कुछ बाद में करते हैं। FIR बाद में, धाराएं बाद में लगेंगी, जो करना वो बाद में चलेगा। जाके पहले तोड़ेंगे। उसमें हमारा भी नंबर आया, देखा तो भाई क्या था उसमें। तो 6 साथियों को उठाया बिना कुछ पूछे, ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई सम्मन, ना कोई वारंट, कुछ भी नहीं। उठाया, उल्टा टांगा, दे दनादन 6-6 फीट के मोटे मोटे बांस के लठ फाड़ दिए। ये हम उस समय से और आज तक सोच रहे हैं, लगभग 20 दिन हो गए, 20-22 दिन। ये था क्या? उसके बाद भी ना उनके पास कोई FIR है, ना कोई उनकी कोई शिकायत है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि बिना गुनाह के अगर उन्होंने बिना किसी कारण के हमारे साथियों को तोड़ दिया, कल तो हमारे घर में घुस के किसी को भी उठा लेंगे। बात समझ आई होगी? अगर गुनाह है तो कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन अगर गुनाह नहीं है और आपको उठा के तोड़ के और वापस भेज दिया, कोई पूछने वाला नहीं है, तो समझने की बात यह है कि आने वाला हमारा टाइम कैसा है। सवाल है ये बड़ा, आप सबको, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं और नौजवान साथी भी बैठे हैं। और यहां तो वो लोग बैठे हैं जो सिस्टम को हिलाने की बात करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि भाई ये तो है ना भाई मोगली जी है, हमारे हरियाणा में हम तो इन्हें मोगली जी क्या करा, ये तो भाई मानता नहीं, किसान कानूनों में किसान कानून ले आया, मानता नहीं, लेकिन किसानों ने तो मना लिया, यानी ताकत तो है। अब बात यह है कि क्या केवल किसानों का एक कानून या 3 कानून यही ज्यादा परेशान कर रहे हैं, या पुलिस वाले जो है कानून है, पुलिस वाले जो एक्ट है, क्या वही परेशान कर रहे हैं? यह सोचने का विषय है। और जब हम इस पूरे विषय को सोचेंगे, समझेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता पाऊंगा। सोनी भाई वो पानी ले आंदा उसमें बोतल, और एक गिलास दे दियो बस। एक गिलास पकड़ा दियो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। दर्द ये ना दर्द कोई बात नहीं। तो मेरी जो चर्चा है उसमें एक निवेदन मैं करूंगा, ज्यादा देर परेशान करूंगा नहीं, ये गारंटी है। लेकिन आपकी जेब में जो ये फोन है, इसका गला थोड़ी देर के लिए दबा दो, यानी बंद कर दो, क्योंकि जब वो फ्लो बनेगा समझने का और वो जो गहरी गहरी बातें हम चर्चा करेंगे, उसमें बीच में ये फिर खलबली करता है। तो जो साथी आ रहे हैं उनको बुला लो जल्दी से, और आराम से फोन को इसको साइलेंट करके रख लो। जिनको आना था वो आगे, आप उनको बता दियो भी क्या प्रोग्राम में चर्चा रही, ये जरूरी है। मैं खड़ा होकर बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पांव में अभी थोड़ी सी परेशानी चल रही है। मैं ये आप सबको एक सवाल पूछ रहा हूं, चर्चा है, कोई भाषणबाजी नहीं है। हम पंचायत में बैठे हैं, गांव में अपने परिवार में बैठे हैं। एक सवाल है, हमने अपनी इज्जत सम्मान के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पहले नंबर पे समझा आज तक अपनी पीढ़ियों ने, अपने बुजुर्गों ने, या पैसे के लिए? पैसा जरूरी है या इज्जत बेइज्जती है, सम्मान जरूरी है? सम्मान जरूरी है।
देख लियो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ी देर बाद ये मत बोलना कि पैसा जरूरी है। आपने अगर ये बोला है कि पहले नंबर पे मेरे बुजुर्ग की पगड़ी जरूरी है, मेरे लिए मेरे पिताजी का सम्मान जरूरी है, मेरे घर की इज्जत जरूरी है, तो मेरे को यही समझना था कि वो कैसे है, इसको इतना ही समझना। मैं जो जो बातें करता जाऊंगा उसमें आपको ये देखना है कि वो जो विचार हैं, वो जो नियम है, वो कायदे कानून है, वो कौन लेके आया, और जो उसको लेके आ रहा है वो आपको कितना परेशान करेगा और कितना ठीक करेगा। इधर ध्यान रखना जी, जो साथी आते जाएंगे पीछे बैठते जाएंगे। भाई आप यहां आ जाओ, आगे खड़े रहोगे तो मजा नहीं आएगा, आ जाओ आगे, ये आपके लिए बिछा रखा है, ये बैठ जाओ जल्दी। जनता सरकार मोर्चा की ये मुहिम जो है पूरे भारत में जो चल रही है, साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आओ जी, नमस्ते जी, भाई जी नमस्ते। राजकुमार सिंह हूं मैं, यहीं से हूं, मथुरा से। वाह जी, बैठो जी भाई जी। एक बार मेरी तरफ ध्यान देंगे। जनता सरकार मोर्चा के बारे में अगर कोई ये पूछे मेरे को कि भाई आप चाहते क्या हो, तो हम ये चाहते हैं कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, ये चार जो हिस्से हैं समाज के, इनके बारे में कोई भी निर्णय बन ले, कोई भी कायदा बने, कोई कानून बने, कुछ भी बने, वो बनना चाहिए गांव के जन को पूछकर। लेकिन आज हो रहा है कैसा? जल, जंगल, जमीन और जानवर के बारे में लिए गए कोई भी निर्णय गांव के जन को पूछ के होने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। अब मैं इन चारों चीजों पे, जल, जंगल, जमीन और जानवर के जो नियम बनाए हैं, उन पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लूं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो मैं एक बार जन की बात कर लूं, यानी आपके जो रिश्तों की बात है। अभी क्या हुआ, शुरुआत में टेलीविजन आया, टेलीविजन सबने देखा, और लगभग 25-30 साल पहले की बात है जब टेलीविजन कहीं कहीं आया था। ध्यान देंगे तो बहुत क्लियर समझ आएगा। कहीं कहीं आया था, टेलीविजन कोई ज्यादा देखता नहीं था क्योंकि लाइट भी नहीं थी। बैटरी चलाते सर रामायण। हाँ, एकदम सही बात करी। जिसके घर में ट्रैक्टर थे तो ट्रैक्टर से जोड़ लिया, किसी के घर में बैटरी थी तो बैटरी से जोड़ लिया। कुछ लोग मैच भी देखते थे मेरे जैसे, तो वो भी पूरा पूरा दिन बैटरी से चला के देख लेते थे, जिसके घर में सुविधा होती थी। तो इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि उस समय टेलीविजन कोई देखता नहीं था, और उससे हुआ क्या, इन्होंने देखा कि टेलीविजन कोई देखता नहीं है, लेकिन जो समाज, जिसकी बात भाई सोनी कह रहे थे, उन्हीं लोगों ने बहुत गहराई से सर्वे किया हमारे इस समाज पर, बहुत गहराई से। रख दो भाई, यहीं रख दे, बस ठीक है, छोड़ो। बहुत गहराई से सर्वे करे। क्या सर्वे किए कि ये जो लोग हैं, ये लोग अपनी इज्जत के लिए तो गर्दन कटवा सकते हैं, बाकी इनके लिए और सारी चीजें छोटी हैं। एक आदमी बेशक 50 एकड़ का मालिक हो, शायद दो फटे कुर्ते पजामे में सारी जिंदगी निकाल दे, उसको इस बात का कोई मतलब अहम नहीं है कि भाई उसके पास दिखावा होना चाहिए। दिखावे नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा करने वाले लोग थे, जिन बुजुर्गों की मैं बात कर रहा हूं। तो इन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा ये लोग मरते जीते हैं, वो अपनी इज्जत के लिए जीते हैं। तो उससे क्या हुआ, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया इमोशनल बात पे। भाई ये लोग राम को सबसे ज्यादा मानते हैं, अगर ये मथुरा भूमि है, ब्रिज भूमि है, तो श्री कृष्ण को ज्यादा मानते हैं। उसी तरीके के सीरियल बनाए और टेलीविजन पे दिखाए। रविवार को श्री कृष्ण आती थी, रामायण महाभारत आता था, उसके बाद क्या क्या आता था, जय हनुमान। मुसलमानों को टीवी दिखाने के लिए अलिफ लैला आया, पंजाबियों को, सरदारों को टीवी दिखाने के लिए उनकी गुरबानी चली। मतलब जिस जिस हिस्से में जो जो चीज जिसको जो दिखानी थी वही दे दी। ऐसा नहीं कि आपको दी, मुसलमानों को उनका मटेरियल दे दिया, हिंदुओं को उनका मटेरियल, सिखों को उनका मटेरियल, पूरे भारत में जहां जहां जो कुछ था उनको वो दे दिया।
अब धीरे धीरे करके सबको टेलीविजन की लत लगनी शुरू हुई। अब टेलीविजन ने क्या किया, जब रामायण आती थी आधे घंटे की तो मसूरी, समझते ना मसूरी, एडवर्टाइजमेंट क्या बोलते हैं यहां पे, विज्ञापन 2 मिनट पहले आते थे और जब रामायण खत्म होती थी 2 मिनट बाद में आते थे। तो लोग क्या करते थे, 2 मिनट बाद शुरू करते थे और 2 मिनट पहले बंद कर देते थे। तो एडवर्टाइजमेंट देखते ही नहीं थे वो। इन्होंने देखा, आओ जी, इन्होंने क्या देखा, वहां रख ले, देखो उधर, कि भाई ये तो एडवर्टाइजमेंट देख ही नहीं रहे, तो क्या किया जाए। उन्होंने क्या किया, 15 मिनट में देना शुरू कर दिया बीच में, तो देखना मजबूरी है। फिर 15 मिनट की बजाय हर 10 मिनट में देना शुरू कर दिया, अब वो भी देखना मजबूरी है। अब आपको पता होगा हर 5 मिनट में देते हैं, देते ही नहीं। फिर धीरे धीरे केबल आ गई, मेट्रो चैनल आया बीच में, तो लोग क्या करते थे, जैसे ही विज्ञापन आया चैनल बदल देते थे। आपने ही बदले होंगे सबने। लेकिन ये इतने शातिर हैं कि अब अगर आपके टेलीविजन पे 100 चैनल चल रहे हैं तो 100 के 100 चैनल पे एक साथ विज्ञापन आते हैं। अब बदलो, क्या बदलोगे। और इतने समझदार हम नहीं बन पाए कि हम उस टेलीविजन को फेंक ही दें। पहले उन्होंने रामायण दिखाई, फिर उन्होंने महाभारत दिखाई, फिर उन्होंने अजय हनुमान दिखाया, फिर सब कुछ दिखाया, और अब वो कुछ नहीं दिखाते जो आपके लिए काम का था। अब दिखाते हैं नंगा नाच, अब दिखाते हैं नंगी लड़कियों की फोटो, सब कुछ नंगा नाच दिखाएंगे, ताकि अब जो आपको आदत लग चुकी है, दादा भी वहीं बैठा है, बाप भी वहीं बैठा है, दादी और मां भी वहीं बैठी है, पोते पोती वहीं बैठे हैं, और टेलीविजन पे गंद चल रहा है, हम बदल नहीं पा रहे। क्या ठीक कह रहा हूं मैं? बोलते जाओ, भाषण नहीं दे रहा जी मैं। हो रहा है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि पूरे 50 साल लगाए इन्होंने टेलीविजन के माध्यम से हमारे दिमाग में इतना कचरा भर दिया कि हमारे सामने जिसके लिए हमारे बुजुर्ग अपनी गर्दन देते आए, आज हमने अपनी बेइज्जती खुद करना शुरू कर रखी है। बताओ, नहीं कर रखी है? तो अगर सामने गंद चल रहा है टेलीविजन पे, हमारे पोते पोती, हमारे बहन बेटियां, सारा परिवार बैठा है, और हम उसको बंद नहीं कर सकते, इसका मतलब हम अपनी इज्जत को अपने आप ही तो उखाड़ रहे। वो अगला पड़ाव आ रहा जी, मैं उसी पे बात करूंगा। इन्होंने क्या किया, जो सबसे खतरनाक है वो ये किया, जब वो विज्ञापन आते थे रामायण महाभारत में, उसमें सबसे ज्यादा विज्ञापन आया था माला डी गर्भ निरोधक गोलियों का। आज जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है, 45, 50, 55, 60, 65, 30 साल पहले जब मैं छोटा सा था उस समय की बात करूं, तो वो जो सभी जो वर्ग है 50-55 की उम्र का, उनकी जवानी थी, तो नई नई शादियां हुई थी, तो सबके सबको फ्री में गोलियां बांटी गई। गोलियां खिलाओ, बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए, बस कुछ भी कुकर्म करो, बस बच्चे पैदा ना हो। और इसका परिणाम यह आया बुजुर्गों कि जिन जिन औरतों ने वो गोलियां लगातार 2-4 साल खाई हैं, आप अपने घरों में आंख बंद करके चेक करो, जितनी औरतों ने वो गोलियां खाई थी, सबके सबके गर्भ को बाहर निकाल के फेंक दिया है। गर्भ हो रहा है ना ऐसा? किसी को रसोई बन गई, किसी को कैंसर बन गया, किसी को गांठ बन गया, किसी की ब्लीडिंग नहीं रुकी, लगभग 100 में से 80% महिलाओं के गर्भ, जिनकी उम्र 45 से पार है, वो ऑपरेशन से बाहर निकाल के फेंक दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लगातार गोलियां खिलाई। जो समाज ब्रह्मचर्य की बड़ी बड़ी बातें करता था, जो समाज जय हनुमान से हनुमान जैसी बात करता था, जो समाज रामायण से सीता को सीखता था, जो रामायण से राम को सीखता था, जो श्री कृष्ण से कृष्ण को सीखता था, वो समाज गर्भ निरोधक गोलियों के चक्कर में ऐसा फंसाया कि आज क्या हो रहा है, हरियाणा की अगर बात करूं, बच्चे पैदा होने बंद हो चुके हैं।
जितनी नई शादियां हो रही हैं, एक एक नौजवान दंपत्ति, पति पत्नी, हफ्ता 10 दिन नहीं बीतते, अगर सास घर में है तो सास आगे आगे, बहू पीछे पीछे डॉक्टर को, हर हफ्ते हर 10 दिन में। और अगर सास की व्यवस्था नहीं है तो पति पत्नी बैठते मोटरसाइकिल पे और चक्कर काटते हैं। 5-5, 7-7, 10-10 साल हो रहे हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे। क्या हो गया ये हमको? ये जो नियम बने, किसने बनाए कि टेलीविजन पे ये गंद दिखाया जाए? आपसे पूछा था क्या? लेकिन आपकी इज्जत तो खा गए ना वो। देखो, आप, जब मैं ये कह रहा हूं नहीं आपकी, तो मैं भी उसी में हूं, क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हो, मैं आपका बच्चा हूं, आप भाई हैं जो नौजवान साथी हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपकी समस्या, तो वो मेरी भी है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ क्या हुआ, तो वो मेरे साथ भी हो रहा है। तो हम इस दर्द को लेके घूम रहे हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या, हमें तो पता भी नहीं चला। करनाल से रह रहा हूं, करनाल में रह रहा हूं मैं। करनाल में 1,38,000 बच्चे ऐसे हैं पिछले साल 2023 में जो टिके गए हैं। ये तो एक करनाल है। इस देश में तो 624 करनाल हैं। पूरे देश में 624, 630 के आसपास जिले हैं। तो कितने करोड़ों बच्चे टिके गए होंगे। और टिक्के का मतलब कितना बड़ा समाज नपुंसक हो चुका है और कितना बड़ा समाज बांझ हो चुका है। कितनी बहन बेटियां और कितने नौजवान साथी बांझ और नपुंसक हो चुके हैं। क्या हमने इसकी तरफ ध्यान दिया? ना जीरा, क्योंकि हम तो फंसा रखे कर्जे के चक्कर में। अब मैं किसानों की बात कर लूं, एक बात समझ आई क्या मेरी? इसको अगर हमें नहीं समझना है तो एक बात है, और समझना है तो दूसरी बात है। समझ गए तो हम अपनी पीढ़ियों को बचा ले जाएंगे, नहीं समझे तो फिर अपने घर में अपना जी रहे हैं जैसे कैसे। यहां बात किसी पार्टी की, किसी नेता की, किसी के एक आदमी के कर्ज की, किसी एक आदमी की बीमारी की नहीं है। पूरा देश गर्त में है। अच्छा, इस व्यवस्था को लेके कौन आया? पिछले 70-75 साल में सबके सब नेता आ गए, सब पार्टियां आ गई। जितनी बड़ी बड़ी ये कहते थे नेताओं की सरकारें भी, हम सरकार लाके ये करेंगे, सब आ चुके, लेकिन कुछ नहीं बदला सिवाय बर्बादी के। बर्बादी हर दिन नहीं आ रही है। तो आज जब आपके घरों में एक नौजवान अगर बच्चा पैदा ना कर पाए, इसका मतलब तो आपकी पीढ़ी रुक गई। और अगर किसी समाज में नपुंसकता यानी बीजमारी होने को तैयार हो, तो फिर आप घर बैठे रहें, मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। मैं एक बात कह रहा था, यानी समाज में इस समय हालत यह है कि हम बीजमारी की तरफ चल पड़े। बच्चे पैदा होने बंद हो चुके हैं। इतना जहर खाया हमने। आप कितने कट्टे यूरिया डाल रहे हो, कितने कट्टे डीएपी डाल रहे हो, कितना एंडोसल्फान मार रहे हो, कितना, जितनी भी बहुत सारी दवाइयां हैं, वो कितनी दवाइयां मिट्टी में दे रहे हो और पानी में दे रहे हो, उसका परिणाम क्या रहा है? उसका परिणाम हमारे सामने है कि हमारे घर में बच्चे ही नहीं है। जिस समाज में एक एक बुजुर्ग के पास कम से कम 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे होते थे, उस समाज में एक बच्चा पैदा करना मुश्किल हो चुका हो जवानों के लिए, तो उससे ज्यादा बर्बादी तो नहीं आ सकती ना। कुछ लोग ये भी कह देंगे, जो टेलीविजन और नेताओं के चेले होंगे, कि ठीक तो है, बड़ी जनसंख्या बढ़ रही है। तो मैं कई बार इस पर चर्चा करता हूं कि जनसंख्या बढ़ रही है जी, मान ली। एक भाई ऐसे बोल रहा मेरे को कि जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है, कटेगी रांद। मैं बोला भाई क्या बालक है तेरे पे? 3। मेरे पे 1 है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब जनसंख्या ज्यादा है, तो ज्यादा तो मतलब तेरे वाले भी ज्यादा है। सही बात है क्या? और अगर तेरे वाले ज्यादा हैं तो तू एक काम कर, तू अपने की गर्दन उड़ा, फिर मैं अपने की उड़ाऊंगा। बुखला गया? मतलब ऐसे होगा जैसे अभी मार काट कर देगा। अरे जब तू अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी चलते ही गुस्सा हो रहा है, तो किसी दूसरे के बच्चे के बारे में क्यों बोल देगा भाई तू कि वो फालतू है? अगर फालतू है तो सबके, और नहीं है तो किसी के भी नहीं। अगर हम
हमारे बच्चों को इतने मजबूत नहीं रख पाए कि वो बच्चे पैदा कर पाए, इसके चक्कर में दूसरों को गालियां दे दें, ये बात नहीं बनेगी। अपनी कमजोरी का ठिकरा मैं दूसरे के सिर फोड़ूं, ये तो कोई बात नहीं। और लड़े बात करते पता नहीं कितनी की बड़ी बड़ी। एक चीज, एक सम्मान की बात मैंने कही। दूसरी बात आप इसको और समझना, पिछले 30-35 साल में, और खासकर जो किसान यूनियन से जुड़े हुए जो हमारे बुजुर्ग हैं और साथी हैं, उनको ये बात और गहराई से समझ आएगी। 1991 में एक नीति आई थी वैश्वीकरण की, निजीकरण की और उदारीकरण की, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये इस टाइप की, जो ये तीनों आए थे। ये नीतियां आई। अब इन नीतियों ने क्या किया, इसको आप समझना। पहले इन्होंने स्कूलों को प्राइवेट किया, ठीक है जी। स्कूल प्राइवेट करके अगला काम किया कि लड़के लड़कियों को इकट्ठे पढ़ाओ। पहला नंबर स्कूल प्राइवेट, दूसरे नंबर पे लड़के लड़कियों की इकट्ठी शिक्षा। अच्छा, जब लड़के अलग और लड़की अलग पढ़ती थी, कोई समस्या थी? तो फिर इकट्ठे पढ़ाने में क्या नया तीर मारेंगे? लेकिन कर दिया। और हम भी शाने अंग्रेजी पढ़ाएंगे भाई, लड़के लड़कियां इकट्ठे, ठीक है जी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के किताबों में इन्होंने क्या किया, प्रजनन अंगों के चैप्टर डाले। एक पुरुष का प्रजनन अंग का चैप्टर और एक महिला का प्रजनन अंग का चैप्टर, फोटो भी है उसमें, और वो डाल दिए। और ये समय वो होता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, जब बच्चे की उम्र 12-13 से लेकर 15-16 होती है, और ये समय जवानी की तरफ बढ़ने का होता है। तो जवानी आएगी तो उसका दिमाग दूसरे लिंग के प्रति बढ़ता ही है। लड़का एक लड़की के प्रति अट्रैक्ट होता है, लड़की एक लड़के के प्रति अट्रैक्ट होती है। इसी समय पे हमारे बुजुर्ग इतना शानदार काम करते थे, 13 से 15 साल की उम्र में विवाह कर देते थे, और बेचते कब थे? जब उम्र 16 की हो जाती थी। मतलब ये फिक्स कर देते थे बच्चे, तेरा घरवाला ही हो है भाई, तेरी घरवाली हो है, ताकि वो गलत ना चलाए। साल 6 महीने में एक बार लाए, 2-4 दिन में छोड़ा है, फिर साल 6 महीने में 16 साल की उम्र के बाद फिर वो अपने घर में परमानेंट रहती थी, कि उसका शरीर बच्चों का मजबूत हो जाता था। इस समय में जब बच्चा बड़ा हो रहा है, जवानी की तरफ हो रहा है, इन्होंने वो कचरा कर दिया कि प्रजनन अंगों के चैप्टर उस जगह पे डाल दिए। और उसी समय एक और काम किया, विवाह की उम्र लड़की की 16 से 18 कर दी। अगर बच्चा गलत चलता दिखे तो मां बाप शादी नहीं कर सकता, 18 की करनी पड़ेगी। और 16 से 18 के बीच में 2 साल अगर वो अपने दिमाग को शांत नहीं रख सकता, तो वो भाग के ब्याह करेगा, वो किसके साथ गलत काम करेगा, इसका उनको ठेका नहीं है, आपकी व्यवस्था को, आपके नेताओं को। लेकिन उन्होंने भाग के ब्याह करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने आप कर लिया है, व्यवस्था बनाई है जी, अपने आप नहीं करा जी। सबसे पहले स्कूल खोले प्राइवेट, उसके साथ में उनको लड़के लड़कियों को इकट्ठा बिठाया, फिर उनकी किताबें बदली, और फिर 16 से 18 की उम्र करी। वो पूरा का पूरा तंत्र बनाया ताकि बच्चे भागें। और आपकी, हमारे हरियाणा में एक वो है महाकवि लक्ष्मीचंद, वो क्या कर दे, नुका सब तक काला, क्या बोला, कलंक, काजल से भी काला कलंक। हमने अपने ही समाज में, हमारे ही बच्चों ने अपने ही माँ बापों के माथे पे कलंक लगाने शुरू किए, और हमने सोचा कि बच्चे बिगड़ गए। जबकि हमने ना टेलीविजन पे देखा, ना हमने किताबों की तरफ ध्यान दिया, ना हमने स्कूलों की तरफ ध्यान दिया कि चल क्या रहा है। अब इससे आगे का एक पड़ाव और है बुजुर्गों। अगर आपको यह समझ आ जाएगा तो पता चलेगा कि जो हमारी मुहिम है वो क्या है। यह तो कर दिया पिछली सरकारों ने। अभी पिछले 2 साल पहले एक कानून बना है जिसमें लड़की की शादी की उम्र तो कर दी है 21 साल, पता होगा आप लोगों को, और बिना शादी किए रखैलों की तरह रह सकती है वो 16 साल में। लिव इन रिलेशनशिप नाम दिया उसको,
समझ आ रही है बात? यानी आपके घर की बच्ची या आपके घर का बच्चा आपकी ना मान के बिना ब्याह करे किसी के साथ रहना शुरू कर दे, आप उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकते, क्योंकि उसके साथ पुलिस है, उसके साथ कोर्ट है, उसके साथ कानून है। यह कानून आपके लिए बना या आपको बर्बाद करने के लिए बना? तो यह कानून आपको पूछ के बना कि बिना पूछे बना? मतलब आपकी जिंदगी लिख दी और आपको बिना पूछे लिख दी, और हम सोए पड़े हैं, हम लगे पड़े हैं। पूरा यूपी जलता है हिंदू मुसलमान पे, जलता कि नहीं? अरे हरियाणा का भी एक हिस्सा वो भी जलता है, फिर हरियाणा जलता है जाट नॉन जाट पे जलाते हैं, ये राजस्थान को जलाते हैं, फिर गुज्जर नॉन गुज्जर पे, फिर गुजरात में जाओगे तो पटेल नॉन पटेल पे जलाएंगे, महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी गैर मराठी पे जलाएंगे, उधर जाओगे अरुणाचल प्रदेश और बंगाल की तरफ तो माओवादी कह के जलाएंगे, जब आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो नक्सलाइट के नाम पे समाज को जलाएंगे, मणिपुर भी जला, देखा होगा आप लोगों ने। ये समस्या ये नहीं समझना कि केवल यूपी की है, इन्होंने हर जगह पे अपने अपने नियम बना रखे हैं, फॉर्मूले ढूंढ रखे हैं कौन सी जगह कैसे जलानी है। लेकिन असली चीज जो आपके सम्मान की है और जो आपके समाज के, आपके रिश्ते की, आपके प्यार की, आपके भाईचारे की है, वो तोड़नी है, आपको वो कभी नहीं बताएंगे कि वो टूट क्यों रही है। अभी तो बच्चे घर में चाचे ताऊओं में बहन भाई शादियां करके भाग रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि टेलीविजन किसने दिया? हमने। मोबाइल किसने दिया बच्चों को? हमने। तो ये क्या चल रहा है इस मामले में? एक कहानी कई बार याद आती है छोटी सी, एक बार ध्यान देंगे सारे भाई। राम जी की बात है कि राम जी के राज्याभिषेक की बात चल रही थी। राजा दशरथ जी को लगा कि अब तो राम बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब तो राजा बना दो, लेकिन राम जी को पूछा नहीं, और संगत पूरी सभा बैठ गई, गुरु जी बैठ गए, सारी मंत्री परिषद बैठ गई, राजा बैठ गए, सब बैठ गए, केवल कौन नहीं बैठा? राम। बाद में पता चला कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, राम को राजा बनाने की नीति बन रही है, और राम को पता ही नहीं, और कहीं से कोई बात निकल के आ गई और राम जी को पता चल गया। राम दौड़ पड़े, आंफते हुए जा रहे, और पहुंच गए कि क्या हो रहा है देखें तो सभा में किसी ने बोल दिया कि आपका तो बुलावा ही नहीं था। बोला जी गलत बात, आप जिंदगी किसकी लिख रहे हो? राम की। भविष्य किसका लिख रहे हो? राम का। मतलब जीवन भविष्य राम का लिख रहे हो, राम को पता ही नहीं, ये तो गलत बात है। आज उसी राम जी की बात को सबसे ज्यादा राम जी को मानने वाले लोगों के बीच में मैं ये कह रहा हूं, जिंदगी किसकी लिखी गई? हमारी। कारण जब ये कानून बने, जिंदगी किसकी लिखी? जनता की, हमारी। लेकिन पूछा क्या आपको? तो कम से कम जिसके बारे में, जिसका भाग्य लिखा जा रहा है, उसको पूछना तो चाहिए। आपने ये बात, ये सारी जो मोटी मोटी बात मैंने बताई अभी तक, क्या इन पे कभी ध्यान गया आपका? नहीं गया, क्योंकि हम उलझे पड़े हैं और बहुत सारी समस्याओं में। खेती की बहुत सारी समस्याएं हैं, घर में हरी बीमारी बहुत सारी आई हुई हैं, खेती में बीमारियां हैं, खेती में घाटा है, कर्जे की समस्या है, और कोई बात है, कोई विवाह है, कोई शादी है, बच्चों की पढ़ाई का है, मतलब और सब चीजों में उलझे पड़े। लेकिन वो बच्चे बचेंगे कैसे, इस पे कोई ध्यान नहीं हमारा। और उन बच्चों को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं हमारा। है क्या? तो फिर क्या करेंगे? तो आज अगर बात करो, आप अगर क्योंकि आप तो, हम गांव में बैठे हैं, खेती करते हो आप, आपके पास आपका कोई बीज नहीं बच रहा। बताओ कोई बीज है क्या आपके पास जो आप अपने घर का बोते हो, दादा परदादा के टाइम का? सब मार्केट का, सब दुकान का है।
है कि नहीं सब दुकान का? भाई आप थोड़ा सा इधर हो जाओ छोटू भाई। हाँ, है कि नहीं? अच्छा, दवाइयां वो भी दुकान की, खाद वो भी दुकान का, मशीनें वो भी दुकान की, पानी दुकान का है, पानी भी दुकान का, ये क्योंकि बिजली का है। बिजली किसकी? वो भी दुकान की, क्योंकि कंपनी की है। और जब आप पैदा कर देते हो सारा अनाज और बेचने जाते हो तो भाव किसका? वो भी कंपनी का, वो भी दुकान का। तो आप कौन खामखा? एक किसान पूरा साल भर खून पसीना करने वाला व्यक्ति केवल बंधुआ मजदूर के अलावा अपने खेत में कुछ नहीं है। अब मैं आपको पूछ लूं या किसी को पूछूं कि आपका क्या, तो कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी जमीन है, लेकिन मुझे पता है कि 99.9% के लगभग जमीन बैंकों में पड़ी है किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे। और कितने रुपए में पड़ी है? 50,000 में, 60 में, 70 में। यूपी में मैंने सुना है कि थोड़ा ही देते हैं, 60-70 हजार से ज्यादा देते ही नहीं। 30 बीघा के हिसाब से देते हैं। वो जमीन ज्यादा होगी वो तो देंगे, मैं पर एकड़ की बात कह रहा हूं। ये 5 बीघा यानी 1 एकड़ पे लगभग 50-60-70 हजार देते हैं। 50 ही दे पाऊंगा, 1 लाख दे देते हैं। वो जब देते हैं 1 लाख, जब एक आदमी ने 50 लिया, 60 भर दिया, फिर 60 वापस मिल गया, फिर 70 भर दिया। जब एक आदमी का पता चल जाए कि ये तो हर बार पक्का भरेगा, ईमानदार आदमी है, उसको और लूटो, तो उसको 1 लाख दे देंगे, क्योंकि 1 लाख का ब्याज ज्यादा बनेगा। पहली बार में किसी को नहीं देंगे। अगर वैसे तो जमीन की कीमत नहीं होती, कभी हमारे बुजुर्गों ने जमीन की कभी कीमत नहीं रखी, लेकिन अगर आज की भाषा में बात करो, क्योंकि हम इतने पतन में इतने गिर गए हैं कि जमीन की कीमत हमने लगा दी। आज अगर जमीन का 1 एकड़ का जो रेट है वो अगर 40 लाख रुपए है, तो 40 लाख रुपए का 1 एकड़ आपका बैंक में पड़ा है 60,000 में। अब हिसाब लगाओ, 1 एकड़ खेत में अगर एक गेहूं की फसल ले लो और एक धान की फसल ले लो, तो हम हिसाब लगाते हैं बचत होती है एक, मतलब 1 एकड़ पे पूरा साल में 15,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा बचते हैं। कितने दिन में? 365 दिन में। कितने हजार? 15,000। अच्छा, कितने रुपए हो गए एक दिन के? 20-30 रुपए। 20-30 रुपए दिहाड़ी नहीं बनती। 34 रुपए का 32 रुपए ऐसे बताए। मैं वही कह रहा, मतलब खून पसीना करने वाला सारा साल मिट्टी प्लीद करके 30 रुपए दिहाड़ी में आदमी के घर की रोटी नहीं चल सकती बुजुर्गों। तो जो जमीन के कागज, जो जमीन आपने बैंकों में 50-60 हजार में रख दी है, उसको कैसे छुड़वाओगे? वो नहीं छूटने वाली। तो इनका असल प्लान था किसानों को पूरी तरह कर्जे में देके और इनकी पूरी जमीन को छीनना। असल कारण है ये। और कोई बोले ना, कोई आंदोलन ना कर पाए तो इनकी पीढ़ियों का सत्यानाश कर दो। इसलिए हो चुका है पूरी तरह बीजमारी, बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे। और डर हमें दिखाया जा रहा है उनको मुसलमानों के ज्यादा है। उनका भी नंबर है क्योंकि उनको वैक्सीन लग चुकी सबको। अरे जो वैक्सीन से जो नुकसान तो होगा। हाँ जी हाँ, मैं वही आ रहा हूं, चिंता ना करो आप। ये हमें वहम इतना ज्यादा और इतनी ज्यादा फूट हमारे दिमाग में डाल दी है कि मुसलमान खा जाएंगे। अरे मुसलमानों को सबसे ज्यादा लगवाए टीके किसने पता है? ओवैसी ने। हिंदुओं को सबसे ज्यादा किसने लगवाए? अरे हमारे वालों ने, मोदी ने और ये योगी ने। तो हिंदुओं को हिंदुओं ने मारा, मुसलमानों को मुसलमानों वाले मार रहे हैं। ये हमारा वहम है कि हमें हिंदू खा जाएंगे और हमने मुसलमान खा जाएंगे। इनसे निकल के अपने बच्चों की जिंदगी को देखना पड़ेगा। अपने बच्चों की जिंदगी खेत में दिखेगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे की जिंदगी ले रहा हूं जहर डाल के। मैं अपने बच्चे को टिक्का लगवा रहा हूं तो मैं उसकी जिंदगी खा रहा हूं, ना कि कोई दूसरा। 15 साल हो गए हम काम कर रहे हैं खेती पे, और 15 साल में हमारे पास ये रिजल्ट आया है कि पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार के ले आते हैं हम, सैकड़ों किसानों के ऊपर रिजल्ट के साथ।
तो अगर हमें इस समाज की बात करनी है तो हमें अपने जमीन को बचाना है, तो अपनी जमीन के कर्जे को तभी बचा पाएंगे जब हमारा खर्च तो जीरो होगा और हमारा खून पसीना जब पैदा करेगा अनाज, तो जितना बिकेगा वो सारा मेरी जेब में आए तो बात बन सकती है। नहीं तो 15 रुपए की दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति कर्ज नहीं उतार पाएगा। बताओ। और अगर समाज नहीं उठा और मेरे जैसे और कुछ भाइयों जैसे लोग बोलते रहे तो फिर वो अभी तो केवल लट पड़े हैं, थोड़े दिन बाद कुछ और भी हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? जिन लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों को नहीं छोड़ा वो हमारे जैसे बोलने वालों को छोड़ देंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम भी नहीं बैठ सकते। क्यों? अभी 2 दिन पहले खबर आई है 500 नए टीके आने वाले हैं 2030 तक। कितने? 500। एक बच्चे और एक व्यक्ति के 500 है। ये मतलब हर महीने में, हर हफ्ते में टीके ठुकेंगे। दूसरी बात, उसी जो WHO वाले हैं जिन्होंने ये टीकों की बात कही है, वह उन्हीं का फरमान आया है कि जो व्यक्ति इन टीकों का विरोध करे पकड़ के सीधा अंदर डालो। कितने देशों ने कह दिया, कितने देशों की सरकारें मान गई? 194 देशों ने लिख के दे दिया कि हमारे देश में अगर कोई भी टीकों का विरोध करेगा उसको अंदर डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो हमारा नंबर तो वैसे ही आने वाला है। अब बात यह है, हम अपने बच्चों को बचाएं तो बचाएं कैसे? अच्छा, ये जो मुहिम है, मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूं, ठीक है क्या? बोलते ही नहीं जी। जो हम ये मुहिम चला रहे हैं इनसे बचने की, ये मुहिम ठीक है कि गलत है? अगर आप नहीं बोलोगे तो हमने तो अभी गेयर लगा देना, फिर करनाल पहुंचेंगे, किसी दूसरी जगह देखेंगे। और अगर लगा कि भाई ये नौजवान है ना बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिर तो हम जीत जाएंगे, फिर हमने कोई दिक्कत नहीं। हमें रोकने वाला कोई है नहीं। पुलिस के लठ हमें नहीं रोक सकते। जब तक पुलिस वालों की गोलियां आएंगी उससे पहले हम अपने जैसे 100, 200, 500, 1000 पैदा कर चुके होंगे, तो फिर वो रुकने वाले नहीं है। यानी अपने बच्चों को बचाने की मुहिम को हम तो रोक नहीं सकते। ये काम तो पक्का होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप जुड़ेंगे तो जल्दी होगा, नहीं जुड़ेंगे तो एक दिन लेट होगा तो पक्का। क्योंकि मेरा बच्चा तब बच पाएगा जब आपका बच्चा बचेगा, और अगर मेरा बच्चा बचेगा तो आपका बचेगा। अब मैं आपके गांव से गुजर रहा हूं और पूरा गांव अगर नशेड़ी बच्चों का है या नशेड़ी नौजवानों का है, तो मेरी गर्दन पे छुरी नहीं चलेगी या मेरे साथ डकैती नहीं होगी, पता है क्या? या मेरे गांव की तरफ से आ रहे और मेरा गांव पूरा नशे में डूब चुका है, तो आप बच जाओगे क्या? आपका बचना और मेरा बचना केवल एक ही रास्ते से निकलेगा, वो है मैं आपके बच्चे के बचाने की बात करूं और आप मेरे बच्चे को बचाने की बात करो। जब ये किसान लाखों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे, उसी समय हाय बीमारी हो रही थी ना, तांडव था उसी समय। सारे देश में और पूरी दुनिया में तो हाहाकार मच रहा, और वो 10-15 लाख किसान बैठे धूल में, मिट्टी में, तूफान में, बारिश में, उनमें से एक भी नहीं उस बीमारी से मरा। तो इसका मतलब कोई तो झोल था उस बीमारी में, तो वो बीमारी ही फ्रॉड थी। अब वो जब बीमारी नकली थी, तो जो बीमारी नहीं है तो उसके टीके क्यों ठोके भाई सबको? मोदी जी ने तो लगाए हैं 200 करोड़, और अब इलेक्शन के टाइम पे कह दिया कि उस टीके से तो हार्ट अटैक आएंगे। सुना ना सबने? इसका मतलब जिस आदमी को हमने परमात्मा माना, उस आदमी ने हमारी नसों में जहर लगाया है। सबसे तगड़ा लॉकडाउन अगर लगा था तो यूपी में लगा था कि नहीं? किसने लगाया था? कमाल है। जिनको हमने भगवान की तरह पूजा हो, वो लोग हमारे बच्चों की नसों में जहर डाल रहे हैं, देखो। और ये कहा गया है, हमारे हरियाणा में कहावत है कि दगा किसे का सगा नहीं, देख लियो कोई करके।
मतलब इस समाज में अगर कोई मांग ले 5 रुपए तो शायद सामने वाला दान में 50 दे दे। अगर कोई छीनना चाहे तो शायद फूटी कोड़ी भी ना छीनने दे। यह समाज उस लेवल का रहा कि दान में तो लोगों ने पता नहीं कितनी लंबे लंबे रकबे दान कर दिए, पता नहीं कितनी कितनी जमीनें दान कर दी, कितना कितना धन दान कर दिया, लेकिन जब छीनने की बात आई तो मरने कटने तक बात आ जाती है। छीनने नहीं दिया, यानी धोखा पसंद नहीं था इस समाज को। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बड़ा धोखा किया है तो किसने किया? आपके यूपी में योगी ने और पूरे भारत के साथ। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? और इसका खतरनाक परिणाम यह आ रहा है, नौजवान टकाटक मर रहे हैं बैठे बैठे। आपके इधर भी हो रहा होगा, ये खूब हो रहा है ना। तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि किसी को भी हार्ट अटैक आया तो झटका आएगा, अस्पताल तक जाएगा, बच जाएगा। फिर दूसरा आएगा साल 2 साल 5 साल बाद, फिर भी बच जाएगा। तीसरी बार में कहते थे हो भाई अब की बार तो तीसरा है तो दिक्कत आएगी। और अगर टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गया तो शायद 5-7 साल 10 साल वो स्टंट डालने के बाद निकल जाए। लेकिन अब तो सीधे ऐसे बैठे हैं और सो ही गए। मतलब सीधा टोटल फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का ऐसा दौरा जो दोबारा से उठ नहीं देता। जो सो रहा है तो सोता ही रह गया सुबह। और यह तादाद करोड़ों की संख्या में है। हो रहा है ना। देखो जी, बात यह है, मैं कई बार मेरे साथियों में चर्चा करता हूं एक छोटी सी कहानी की उससे। आपने बिरड देखी होगी, और पीला पीला क्या बोल रहे हो ना, बिरड बोलते होंगे, जो पीले पीले ततैया टाइप, क्या बोलते इसको? भर बोल रहे जो। हाँ, एक मधुमक्खी है छोटी सी, आधा ग्राम की। और बिरड कितने की है? 1 ग्राम की। कभी बिरड, हमारी तरफ बिरड बोल रहे हैं तो उसने समझ लियो, बिरड के छत्ते में लगभग 15-20 बिरड होंगे सारी, ज्यादा ज्यादा इतना सा छत्ता है, 15-20 बिरड हैं या बर हैं। और उन्होंने अंडे दे रखे हैं। आप उनके अंडों को फोड़ के दिखाओ, 15 बिरड अगर चिपक जाए आदमी को मार देंगी, इतना जहर होता उनमें, मार देंगी कि नहीं? और मधुमक्खी के छत्ते में, उसमें हाथ मार के देख लो, अगर पीछे पड़ गई तो मारी देंगी। कोई कुतिया हो जो ताजी ताजी ब्याही हो, जिसके अभी बच्चों की आंख ना खुली हो, वो स्त्री सिक्के से चौकन्नी रहती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। जो उसके पास से निकलता है उसकी आंखों में आंखें चेक करती है कि ये आदमी किस टाइप का है, करते कि नहीं? उसको इतना आभास है उस मां को जो 5 किलो की है या 4 किलो की कुतिया है, उसको इतना आभास है अगर कोई आराम से जा रहा तो वो आराम से बैठी रहेगी, थोड़ा सा करके जा रहा तो वो भी पूरे उसमें आएगी। और कोई डंडे के साथ है या थोड़े से आंखों से पता चल जाएगी ये आक्रामक दौर में है तो वो पूरे अटैकिंग मोड पे किसी टाइम भी काट खा जाएगी। यही है ना। यानी आधा ग्राम का एक जीव है, 1 ग्राम का कोई जीव है, 5 किलो का कोई जीव है, अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए मर भी सकता है और मार भी सकता है। और हमने नपुंसक कर लिया भाई समाज। अपने आप को सबसे समझदार कहने वाले लोग, दुनिया कहते हैं कि परमात्मा का सबसे समझदार जीव कौन है? आदमी। कहां का? जिसको अपने ये नहीं पता कि बच्चा कैसे संभालना है। इतना गिरेंगे हम, कुत्ते बिल्ली से भी गए। खड़ा तो समझना पड़ेगा ना, खड़ा होना पड़ेगा इन बातों के लिए। असल में पहचानना पड़ेगा दुश्मन कौन है। अच्छा, जो टिक्के लगे मोदी ने लगाए थे क्या आपको? आपके गांव की आंगनवाड़ी वर्कर आई थी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम, जीएनएम, यही थी ना। तो वो भी आपकी दुश्मन है। बेशक उसको नहीं पता तो समझा लो कि भाई ये काम गलत हो रहा है, गलत लोगों की नौकरी कर रहे हो तुम, छोड़ो इसको। उसको समझाओ, वो क्योंकि अपने परिवार की है। लेकिन अगर वो ना माने तो फिर वो दुश्मन है भाई। अरे भाई भाइयों के झगड़े में अपने बच्चों को बचाने के लिए एक बाप अपने भाई से लड़ जाता है
तो एक पड़ोस का कोई भी आदमी आके या कोई भी एएनएम नाम आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर आके बोले तो सीधी दुश्मन है। तो हमें तो दूर का दुश्मन तो बाद में देखेंगे, पहले अपने नजदीक का दुश्मन भी समझना पड़ेगा कौन है। आप लड़ने गए थे बॉर्डर पे पाकिस्तान से और पड़ोस में से कोई आंगनवाड़ी वाली आके टिक्का लगागी आपके बच्चों को, तो दुश्मन कौन बढ़ा? आपके पड़ोस में। इतने बड़े लेवल का ये तांडव है कि इसको समझने के लिए अगर मैं अकेला बोलता हूं तो एक सभा में मैं 28 से 30 घंटे बोला 3 दिन में। इतना बड़ा खेल है ये। खेती की अलग बात करें तो 10 घंटे बात होती है, स्वास्थ्य की बात करें तो 8-10 घंटे स्वास्थ्य पे बात होती है, और षड्यंत्रों पे बात करो तो कई घंटों बात होती है। अकेला जब बोला था एक सभा में तो 3 दिन की ट्रेनिंग करते हैं हम, 28 से 30 घंटे बोला था मैं। तब जाके बात ये लगी थी अब थोड़ा थोड़ा कुछ मटेरियल गया है लोगों को समझ आने का। अब इतनी बड़ी बड़ी बातों को 1-1.5 घंटे में तो पूरा नहीं बताया जा सकता। आप बताओ। मैंने आपके बीच में बहुत मोटी मोटी बात रखी है, इसके साथ में एक जो मेन चीज है, सोनी भाई गाड़ी में तो अच्छा, वो मैं आपको जरूर बता दूं कि जो खेल आज खेला गया आपके साथ उसका क्या कारण है। आज पूरा देश कर्जे में है। अच्छा, यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कर्जा नहीं ले रखा बैंक से? सब हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो सब एक जैसे हैं। तो देखो एक चीज बताऊंगा मैं आपको, बेइज्जती होती है जब किसी कोई खोट में अकेला हो। अगर किसी एक ने खोट कर रखा हो समाज में तो बेइज्जती है। जब पूरा समाज ही खोट में आ गया हो तो किसकी बेइज्जती, किसकी इज्जत? सब एक थाली के हो गए हम तो। और ये भी नहीं है कि ये केवल एक गांव की बात हो, पूरे देश की बात है। तो अब ये सोचो, बेइज्जती का तो कोई रोड़ा है नहीं। एक बात की बेइज्जती जरूर है कि हमने किसी भाईचारे से लिया और उसका नहीं दिया, तो हम कहते हैं भी बड़ा निकम्मा काम है। अगर आपने बैंक वालों का लिया है तो फिर आपकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्होंने रुपया आपको दिया ही नहीं। मैं उस पर बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि आपके हर काम को तबाह करने के लिए इन्होंने कर्ज बांटा है। और अब वो कर्ज की जो हालत है, पहले तो पुरुषों को बांटा था, अब इन्होंने स्वयं सहायता समूहों के नाम पे औरतों को भी बांट दिया 5-5, 7-7 हजार रुपए। और आपको बताऊं क्या करते हैं, जो औरत कर्ज वो नहीं भर पाती ना किस्त, बोलते हैं ज्यादा जरूरी था कर्ज लेना, आज ये रात ने फिर हो जाएगा तेरा कर्ज चुकता। इस हद तक गिर गया समाज। मतलब क्या करें भाई? अब हमारा तो दिन रात मतलब खून खोलता रहता, तो करो तो करें क्या? अगर अकेले लड़ते जाएं तो इनके वो एजेंडे आ रहे हैं कि जो ये टीकाकरण का विरोध करेंगे इनको लपेटो। अगर कोई कहीं किसी के सहयोग में जाए तो लठ मारे पुलिस वाले। तो एक तरफ तो वो रहा, दूसरी तरफ जा रहा जाग लो। अगर ना जागे तो फिर हम क्या करें भाई? तो जागना तो पड़ेगा ना। तो अगर जागोगे तो समाधान है, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा जी। और एक और बात, आपके गांव में आके मैं ये नहीं कहूंगा कभी भी कि भाई आपके गांव का ये बना दो मुझे, आपके जिले का मुझे ये बना दो तो मैं बदलूंगा कुछ। वो पक्का चोर है जो आपको आपके कहीं दूर से आगे बोलेगा कि आपको मैं बदलूंगा। आपके गांव का किसने ठेका ले रखा है? आपके गांव को आप बदल सकते हो, मेरे गांव को मैं बदल सकता हूं। अगर मैं आपके गांव में आके कह रहा हूं कि मैं आपके गांव को बदलूंगा तो इसका मतलब मेरा कोई बड़ा स्वार्थ है उसमें। कल मैं बेच के जाऊंगा आपके गांव को। फिर आपके गांव को बचाना है आप बचाओगे, आपके बच्चों को बचाना आप बचाओगे। और इस सारे के सारे की जड़ों में अगर कोई चीज है तो वो कर्ज है। और यहां पे भी एक बड़ी बात थी, इस समाज में किसी का लेके देने की बड़ी गहरी परंपरा थी। कोई किसी का लेके मारा नहीं करता। तो इन्होंने क्या करा, कर्ज बांटा, जो नहीं दे पाया
उसको जलील किया, वो जलील होने के ड्रेस से अपना सारा सौदा बेच के देने के प्लान में है। अब इस कर्ज ने क्या किया है? इस कर्ज ने ये किया, जैसे यूपी का एक हाईवे निकला है मेरठ, बागपत मेरठ, ये इधर से होते हुए शामली और देहरादून निकल गया, वो एक्सप्रेसवे निकला है। एक निकला इधर से हरियाणा से यूपी में आया है, पानीपत से शामली और फिर देहरादून। फिर वो एक निकला है सहारनपुर और इधर से होते हुए बीचों बीच हरिद्वार। फिर एक ये निकला है यमुना एक्सप्रेसवे, एक निकला है आगरा एक्सप्रेसवे, फिर एक बुलंदशहर से होते हुए। मतलब पूरा देश सड़कों से लाद दिया इन्होंने। और इसी तरीके से हरियाणा में 2 हाईवे निकले हैं, एक निकला 152D और एक निकला है दिल्ली से कटरा। उन पे गांव को रास्ता भी नहीं है चढ़ने का, ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता उस पे, ट्रैक्टर भी नहीं चढ़ सकता, मोटरसाइकिल नहीं चढ़ सकती, बैलगाड़ी नहीं चढ़ सकती। तो वो किसके लिए है? केवल कंपनियों के बड़े बड़े ट्रकों के लिए। और सबसे खतरनाक बात यह है उसमें, उन हाईवे के दोनों तरफ कई कई किलोमीटर की जमीन सरकार नीलाम कर रही है, रजिस्ट्री नहीं हो रही। आप नहीं बेच सकते ना आप खरीद सकते उस जमीन को, अपने हाईवे के पास भी नहीं कर सकते, यहाँ पे शुरू हो गया है मार्ट में भी। तो जितने बड़े बड़े 122 ये है ना KMP पलवल मानेसर वाला जो ये है, इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ 60 नए शहर बसाने का प्लान आ चुका है। कौन से नए शहर? एक गांव को उठाएंगे, मान के चलो कि 3000 की कोई आबादी का गांव है, आपका गांव 2-3 हजार की आबादी का होगा शायद, छोटा और छोटा है, और छोटा है, 1000-1500 होगा। 1000 लोगों को शिफ्ट करना है। मान के चलो कि एक परिवार में एवरेज 5 लोग हैं, तो कितने हो गए? 200 लोगों के लिए 200 फ्लैट चाहिए, यही चाहिए ना। और एक मंजिल में 50 फ्लैट, 1 एकड़ में 1000 आदमी सेट कर दिए, पूरा गांव छीन लिया और 1 एकड़ में चढ़ा दिए वो ऊपरा तली। और आप देखोगे KMP के चारों तरफ जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, वो गांव को उठा के और लोगों को वहां शिफ्ट करने की प्लान है। क्योंकि जींद जिला है, आपने सुना होकर हरियाणा में, वो 152D जो हाईवे निकला है, वहां वो जींद से होकर निकला। वहां पे 5 गांव हैं, एक गांव है कालवा, एक गांव है पिल्लू खेड़ा, एक गांव है जामनी, ऐसे करके 5 गांव। 5 गांव के 3800 एकड़, 3800 एकड़ जमीन नीलाम हो चुके, यानी एक्वायर कर लिए। और एक्वायर करेंगे किस स्तर पे? गांव को उठाएंगे जड़ से, मतलब गांव को भी नहीं छोड़ेंगे, सीधा गांव को उठाया और उन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में डाल दिया। और मान के चलो जब तक गांव था, और ये जिस बीमारी की बात कह रहे थे कि ये बीमारी आई है, इस बीमारी में तो गांव में तो पता भी नहीं चला कि बीमारी आई कि नहीं आई, ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। मान के चलो कि 25 मंजिल बिल्डिंग है और 4 बिल्डिंग है, 1 एकड़ में बन जाएंगी, क्योंकि 100 गज के ही तो चाहिए, 200 गज के, ये तो बल्कि 1.5 बीघे में बन जाएंगी। 1.5 बीघा जमीन पे टांग दिया 25 मंजिल, और फिर कह दिया कि बीमारी आ गई और किसी को घर से निकलना नहीं। अब क्या करोगे? अंदर ही अंदर सड़ा सड़ा के मारने का प्लान है असल में। ये 2025 में एक्स वायरस के नाम पे अगला प्लान है इनका, एक्स वायरस। और 2030 तक कई वायरस और लेके आने का प्लान है। जो भाई गूगल सर्च करते हो, यूट्यूब चलाते हो अच्छे से, तो वो 2-4 वीडियो सर्च करना। एक वीडियो है नेट जीरो या इनोवेटिंग जीरो, बिल गेट्स की वीडियो है। वो ये कह रहा है पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी क्योंकि लोग ज्यादा हो गए, तो इसलिए इन लोगों को कम करो। कितने लोगों को कम करो? 85% लोगों को। 2050 तक 85% को निपटाना है और 2030 तक ये आधे को निपटा चुके होंगे, क्योंकि जो इन्होंने टिक्के ठोके थे 20% तो अभी चले गए, 10-20 तो नहीं कह सकते, लेकिन स्पीड बढ़ रही है पहले से।
है ना? तो इसको कौन बचाएगा, कौन लड़ेगा इसके लिए? अच्छा एक बात बताओ, मैं हर दिन आ सकता हूं क्या आपके गांव, या आप मेरे पास आ सकते हो क्या? हमारा टारगेट क्या है? ये जो युद्ध है ना तो लठों का है, ना गोली बारूद का है, ना तलवार का है, ना बाले का है। ये युद्ध चल रहा है दिमाग का, ज्ञान युद्ध। जिसको समझ आ गई वो बच जाएगा, जिसको नहीं आई वो पक्का जाएगा। मरना सबको है। लोग कहते कि सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे। भाई मरना तो सबको है, लेकिन अगर वही मारे जिसने पैदा किया तो अच्छी बात है। भाई जिसने पैदा किया वो मार दे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मुझे कोई, मेरे जैसा ही कोई आके कह रहे कि मैं तेरे को मारूंगा, ये तो न्याय नहीं हुआ ना। और ये तो सरासर अन्याय है, तो गलत बात है। तो फिर तो लड़ना पड़ेगा। और ये तो वो भूमि है जहां का आदमी उठ के वो हमारा हरियाणा वाला का नाश करा उन्हें, यानी पूरी दुनिया का एक विश्व युद्ध हुआ, वो यहीं का था ना। तो यहां पे धर्म के मत को इतने ऊंचे स्तर पे मानने वाले लोगों की ये जगह, जो पूरी दुनिया में एक समय पे गंदगी को अलग साफ करवा दिया, अच्छाई को अलग कर दिया, तो अब दोबारा से फिर भी तो खड़ा होना पड़ेगा ना। मामा की बात नहीं सुननी, मामा को खत्म कर दिया, गलत नीतियां थी उनकी। हाँ, जब गलत होंगे तो उसमें कोई अपना पराया होता ही नहीं। मैं जब आपको ये कह रहा हूं कि आपको टिक्के अगर आंगनवाड़ी वर्क करने लगाए हैं तो वो आपके ही परिवार की है, तो जो आपकी जान के साथ खेल रहा है वो आपका है ही नहीं। या तो उसको समझाओ या उसको बदलो। वो भी तो आदेश के अनुसार चल रही है। हाँ जी, आदेश क्या, किसका आदेश? जान लेने का आदेश। क्या नौकरी किसी की जान से ऊपर है? अगर भाई सुनो तो मैं बता रहा हूं, हेड ऑफिस तो चाहे कहीं का हो, चाहे मोदी का, जब बिल गेट्स ने बोला ना, तो बिल गेट्स ही क्यों ना देता उसको तनख्वाह। अगर मुझे पता है कि एक टीके से मेरे बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता, आप लगवाओगे क्या? अगर किसी को लगता है कि भाई ना वो तो आदेश का पालन कर रहे हैं और वो तो उनकी तो नौकरी हो तो करेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा बच्चा मर भी जाए, तो फिर तो लगवा लो, हमने कोई दिक्कत नहीं। क्यों जी भाई? और अगर किसी को लग रहा है कि गलत तो गलत है, अब यार गलत तो गलत था, श्री कृष्ण का मामा था राजा, गलत तो गलत था। अब वो उसने तो पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचे उन बच्चों को मारने के, लेकिन वो तूफान ऐसे थे कि उसके लपेटे में आए ही नहीं, और एक दिन वही लपेट दिया। बात ये नहीं है कि हम कितने लोग हैं, बात ये नहीं है कि मेरा सामर्थ्य कितना है, बात ये नहीं है कि मेरी जेब में पैसे कितने हैं, बात ये है कि मेरे दिमाग में जो विचार है क्या वो सबके फायदे का है कि नहीं है। अगर वो सबके फायदे का है तो बस पैसे भी आ जाएंगे, धन भी आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, बस विचार सबके फायदे का हो। और जो विचार सबके फायदे का होता है वो विचार पशुओं के फायदे का भी होता है, वो विचार पक्षियों के फायदे का भी होता है, वो विचार वनस्पति के फायदे का भी होता है, वो विचार मिट्टी के फायदे का भी होता है, वो विचार हर चीज के फायदे का होता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई, अच्छा परेशान तो नहीं हो गए? बता दियो। एक चीज और देखो, मैंने एक बात आपको बताई कि आपके बच्ची की जिंदगी के साथ इन्होंने क्या कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। ये परिवार की बात थी। चलो अब मैं जल की बात कर लेता हूं, जिसकी बात कह रहा था कि जल, जंगल, जमीन, जानवर। जल की बात कर लेते हैं। आपके हर घर में टुंटी पहुंच चुकी? हाथ वाले नलके हैं क्या? लगभग बंद हैं। यानी आपके घर में पानी आता है सप्लाई का, सप्लाई का कंट्रोल है सरकार का। मतलब सुन लो एक मिनट, मैं हरियाणा की बता देता हूं, क्योंकि सबसे पहले सत्यानाश होता है पंजाब का, फिर वो वहां से एंट्री है, क्योंकि पंजाब हरियाणा की जो जमीन रही है वो सबसे लाजवाब जमीन रही है पूरे भारत में। ये भी अपना एरिया, एक एरिया है। तो जो भी कोई नई तकनीक आती है वो पंजाब में एंटर करती है, फिर वो हरियाणा की तरफ आती है। जब पंजाब का सत्यानाश हो चुका होता है फिर धीरे धीरे करके वो पूरे भारत में फैल जाती है। ये काम है। अब
टुंटी का जो पानी है, वाटर सप्लाई का जो पानी है, नाबार्ड बैंक की योजना के साथ जो पानी आया है, उसने सबसे पहले हमारे हाथ वाले नलके खत्म करे। और धीरे धीरे जिस जो यमुना का एरिया है, जो गंगा का एरिया है, वहां बचे हुए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो कब्जे में जा रहे हैं एरिया। तो नलका आपका हाथ का नहीं है तो पानी गया। पानी वाटर सप्लाई का है, वाटर सप्लाई बिजली की है, और बिजली प्राइवेट कंपनी की है। ठीक है जी, ठीक है। दूसरा, हाथ वाली चक्की है किसी के घर में? तो मोटर वाली है, तो मोटर वाली चक्की बिजली की है और बिजली प्राइवेट कंपनी की है। और प्राइवेट कंपनी किसकी है? अडानी पावर की है। और अडानी किसका है? उसी का है जिनके कहने पे काले कानून आए थे किसानों के विरोध में। जी, वो कर रहे हैं। आप अखबारों को अगर पढ़ना सीखोगे तो वो धीरे धीरे बता रहे हैं आपको। वो ये बता रहे हैं कि भाई कोयला खत्म होने वाला है। पढ़ रहे हो ना अखबारों में? कोयला खत्म हो जाएगा। तो कोयला खत्म हो जाएगा तो सारे हाइड्रो पावर प्लांट जो हैं वो सारे बंद होंगे। तो बंद होंगे तो बिजली भी बंद होगी, और बिजली बंद होगी तो आपके पास ना पानी ना चून। क्या है? 5 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा समाज। बताओ 5 दिन पानी के बिना रह लेंगे क्या? तो तीसरे नंबर पे अगर चारे की बात करें तो पशुओं के लिए जो चारे की मशीन है, गंडासा जिसको बोल रहा है हमारी तरफ, वो भी बिजली का है, हाथ वाला, वो भी नहीं है आज तो। और अगर खेत में बिजली नहीं है तो चारा उगेगा नहीं, तो गंडासा क्या करेगा खड़ा खड़ा? तो हमारे ऊपर पूरी तरह कब्जा हो चुका है हमारे संसाधनों पर, और हमने जो शरीर के श्रम के जो काम थे वो हमने छोड़ दिए हैं। और उस छोड़ने के चक्कर में अब हम टोटली गुलाम है कंपनियों के। चाहे पानी की बात करो, चाहे वो आटे की बात करो, यानी गेहूं की बात करो, अनाज की बात करो। यूपीएसएसएफ आ गया है, उधर से सारे सभी जगह अग्निवीर आ चुका है। अग्निवीर के 4 साल पूरे होने को हैं, 3 साल हो चुके हैं। 4 साल होते ही पूरे देश में अग्निवीरों को नौकरियां मिलेंगी, अडानी पावर में, रिलायंस में और इनमें, पेट्रोल पंपों के बाहर। और वो आदेश का पालन करेंगे। वैसे ही जैसे भाई साहब कह रहे थे कि वो आंगनवाड़ी वर्कर तो कह रही थी कि हमारे तो आदेश है, तो वो भी आदेश की बात करेंगे। वो जब समाज का 4-4 हजार एकड़ का पूरा रकबा छीन लिया जाएगा तो वहां पे लोग जब भूखे मरेंगे तो कहां जाएंगे? अडानी के साइलों को छीन लूटेंगे, और वहां खड़े बंदूकधारी अग्निवीर। मतलब आपके अनाज पर और आपके पानी पर, आपके सारे संसाधनों पर बड़े भयानक तरीके से कब्जा हो चुका है। तो जल की बात आ गई समझ में। अब जल के ऊपर एक और नियम आया है, जिसके घर के बाहर समरसीबल लगा होगा, छोटे वाला, बड़े वाले की बात नहीं, छोटा समरसीबल, जिसके घर में वो लगा होगा, 10,000 रुपए सालाना टैक्स देना पड़ेगा। ये कानून बन के तैयार है। बस एक कमी है उसको लागू होने में, कि आपकी जेब में जो ये नोट बचे हैं, ये वाले जो नोट हैं 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, जब तक ये बंद हो तब तक वो चुप बैठे हैं कानून। जैसे ही बंद कर देंगे तो आपकी जेब में कुछ नहीं रहेगा। आप अपने फोन में, फोन के ऊपर मतलब गुलाम बन जाओगे। अब उनकी मर्जी है कि वो क्या करेंगे। ठीक है जी। अब बात आती, जल आ गई बात, जंगल की बात कर लो। इन्होंने क्या किया, 2010 में वो आया नियम ये आया। मैंने कई बार ऐसा लगा ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गए? अच्छा फिर ठीक है। सारी चीज क्लियर हो रही है ना? बात जी बताओ जी, मौज कर दी आपने तो। अब बात जंगल की आ गई। 2010 में सरकार ने पंचायती राज डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा, जो सरकारी विभाग है ना पंचायती राज, जो ये गलियां वगैरह पक्की करवाने का काम करता है, नाले बनवाता है, कि भाई स्वच्छता अभियान लाओ। क्या करो जी, जितने गंदे नाले हैं गांव में, नालियां हैं, उनको तालाबों में खोल दो।
और उससे पहले गंदे वे नालियां तो थी नहीं। जब मैं छोटा सा था तो गांव में नालियां नहीं थी। जितना एक बाल्टी पानी निकाला नलके से, नहाए, जो वैसे ही सूख गया, बाकी बचा तो आंगन में खिंडा दिया, क्योंकि पक्के तो आंगन थे नहीं। तो जो पानी निकला वो मिट्टी में चला गया सारा। तो टोटल सफाई, ना कोई मच्छर था ना मक्खी थी, क्योंकि पानी नहीं इकट्ठा था, तो बीमारियां भी नहीं थी। तो जब वो इन्होंने ये टूंटियां लेके आना शुरू करा तो ज्यादातर जगह पे टूंटियों के आगे वो बंद करने की टूंटी नहीं लगाई, और वो जब तक पानी चला तब तक वो फालतू चला। तो वो गलियों में बढ़ना शुरू हो गया। गलियों में बढ़ना शुरू हो गया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो नाली चाहिए, तो नालियां बननी शुरू हुई। तो नालियां बननी शुरू होगी तो फिर बड़े नाले बनने शुरू हो गए, और फिर कह दिया कि भाई है ना गांव में ज्यादा कचरा हो गया तो सफाई अभियान के नाम पे नालों को खोल दो। कहां पे? तालाबों में। और पिछले 10 से 15 साल में सब के सब तालाब गटर बन चुके। स्वास्थ्य, ये कौन सी योजना थी? स्वच्छता अभियान। इसके साथ में एक और काम किया। अच्छा एक बात बताओ, आपको अपने बच्चियों को आज बाहर भेजते हुए डर लगता है या 20 साल पहले भेजते हुए डर लगता था? ज्यादा डर पहले था। कब है? बच्चों के साथ छेड़खानी पहले ज्यादा थी बुजुर्गों के टाइम पे, कि अब है? अब ज्यादा है। जो समाज, मैं अपनी बताता हूं, मेरे दादाजी थे, किसी भी गांव में चले गए, मान लिया कहीं रिश्तेदारी में चले गए, कहीं भी चले गए, उनकी एक आदत थी, बैठेगा किसी बुजुर्ग के पास और पूछेगा भी मेरे गांव में तो कोई लड़की तो नहीं बह रखी इधर, किसी भी बिरादरी की, चाहे बूढ़ी है, चाहे जवान है, चाहे नई बच्ची है जिसकी अभी शादी हुई हो, अगर 20 भी हैं, चाहे उससे 1 रुपया देना बने, मान सम्मान तो कितना भी हो उसकी जेब में, जितना उतना ही देगा बेचारा। लेकिन अगर 20 भी लड़कियां हैं तो सबके घर जाके और उसका मान सम्मान करके आना। और ये केवल एक बुढ़ा थोड़ा था, ये तो सभी थे। तो जिस समाज में अपने गांव की किसी भी बच्ची के लिए इतना सम्मान था कि भाई उसकी बेटी भी मेरी है, और दूसरी बात, गांव गांव नहीं, गांव का गुआंढ भी भाई है, गुआंढी भाई हमारी तरफ बोल रहे हैं, आपकी तरफ भी बोलना है, किधर पड़ोसी गांव को गुआंढ बोल दोगे? पड़ोसी गांव, पड़ोसी बोल रहे हैं, हमारी तरफ गांव गुआंढ बोल रहे हैं, तो गुआंढी भाई बोल रहे हैं, उधर पड़ोसी भाई, पड़ोसी गांव का भाई। मतलब अपने गांव का बच्चा तो अपना है ही, अपने पड़ोसी गांव का भी बच्चा अपना है। तो कभी भी ब्याह शादी का जो काम था वो पड़ोसी गांव के साथ भी नहीं था, क्योंकि वो तो भाईचारा है, खेतों के साथ खेत लग रहे हैं, डेली का उठना बैठना है, वो नहीं बन रहा। तो वहां तक इतना बड़ा समाज, इतनी शुद्ध विचार का समाज था, तब तो परेशानी आई नहीं। इन्होंने क्या खेल खेला, बोला कि थारी इज्जत तो बाहर लैटरिन करने जावे। अरे जो हजारों साल से हमारी घर की औरतें गांव के बाहर जो जंगल थे या झाड़ियां थी, जो भी था, बाहर घूम के आती थी, सुबह दोपहर, सुबह शाम को अंधेरे में जाती थी फ्रेश होने, हजारों साल से तो उनको कोई दिक्कत आई नहीं, अब आ गई। बड़ा कमाल है। और कमाल की बात ये, सरपंचों ने फोटो खींचे लोगों के लैटरिंग करते हुए। किसने खिंचवाए? सरकार ने। अब वो जो भी वो सरकार में आवा वही है। कांग्रेस वाले राज्यों में कांग्रेस ने खिंचवाए, बीजेपी वालों ने बीजेपी में खिंचवाए, और जो भी लोकल पार्टियां उनकी सरकारों में उन्होंने खिंचवाए। यानी जो समाज कितना अच्छा था, कहां छेड़खानी की खबरें नहीं थी, सब एक दूसरे की इज्जत सम्मान करते थे, दूसरे के घर की बहू बेटी हम अपने जैसी मानते थे, उस समाज में इन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है। और इस चक्कर में सबके घरों में क्या बनवा दी? लैटरिन। और लैटरिन का पानी कहां आ गया? नालियों में। नालियां स्वच्छता अभियान के नाम पे कहां गई? तालाबों में। और तालाब गटर बन गए। आज हमारे पशु तालाब में पानी नहीं पी सकते, नहीं पी सकते ना। मेरे गांव के तालाब के बारे में क्या निर्णय होगा ये कौन करेगा? ये गांव का आदमी करे तो बात बने।
जब तालाब के बारे में निर्णय लिया जा रहा था, क्या गांव से पूछा था? तो नहीं पूछा, तो फिर तालाब कहां रह गया हमारा? वो तो हमारा रहा ही नहीं। तो जल की जो बात आई वो सारा उनके कब्जे में है। जंगल की बात आई तो जंगल इन्होंने क्या किया? जंगलों को कटवाया, उसको ठेके पे दे दिया सरपंच को, सरकारी जमीन जिसको ये श्यामलाती जमीन बोलते थे। अब सरपंच का जो पैसा आता था, फिर लालच घुस गया। पहले सरपंचों के बीच में लालच घुस आया कि भाई अरे जमीन 50 एकड़ है, लगा दे 50 लाख इलेक्शन पे, जीत जाएंगे तो निकाल लेंगे पूरे। अब वो कंपटीशन चला, अब 10-20 साल हो गए। अब हरियाणा में क्या कर दिया? सरपंचों का भी टेटवा काट दिया। अब ई टेंडरिंग कर दी, सब जगह कर दिया ना। तो सरपंचों का कुछ नहीं छोड़ा। मतलब पहले समाज को दिखाएंगे कि समाज गिरा हुआ है, और फिर उसमें से अपना सिस्टम थोप देंगे। इसी तरीके से पहले बताया कि अरे तुम्हारी औरतें तो लैटरिंग करने बाहर जाती हैं, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, और उसके चक्कर में अपना बिजनेस बना गए। अच्छा, एक टॉयलेट बनाने में कितना पैसा आता है खर्च? कम से कम 20,000 तो है आजकल। सुनियो, मैं आपको बताऊं एक बात। देखो, किसी का घर का ब्योंत है, किसी का घर का जुगाड़ है, 5,000 रुपए खर्च करने का, तो उसने 5,000 किए, टॉयलेट बनवाई, 4 दीवारी करी, छत भी नहीं डलवाई, ऊपर अपना एक ठीक है तख्ता खड़ा करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक है जिसके पास पैसा अच्छा है, वो तो एक नहीं बनवाएगा, 5 कमरे तो 500 के साथ 5 बनवाएगा। वो शाना ज्यादा है ना, वो 5 बनवाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जल्दी उठना ही नहीं, और वो अपनी मर्जी से उठेगा, और सारी रात लैटरिन का जो वो दरवाजा खुला है, और सारी रात वही सांस चल रहा है जो लैटरिन की हवा है। इतने शाने बन गए हम। तो एक टॉयलेट पे अगर कोई अच्छे मान जिसने 20-25 लाख रुपए घर पे लगाए हों, तो कम से कम भी 25 से 30,000 रुपए की टॉयलेट बनती है। क्यों जी? और किसी को चकाचक चाहिए, तो जिन्हें टाइलें वाइलें लगवानी हो, तो उसकी तो 50 भी कूद जाएगा। और जिसने बड़ा आलिशान फ्लश वगैरह स्टैंडर्ड का लगवाना हो, तो चाहे 1 लाख रुपए की भी बनवा लो। लेकिन आराम से देखा जाए, एवरेज औसतन 20,000 रुपए की टॉयलेट तो बनी, और मोदी जी ने कही है कि 20 करोड़ बनी थी। 20 करोड़ और 20,000 की एक 40,000 करोड़ बन गया। 20,000 और 20 करोड़ हिसाब लगा लियो, तो ज्यादा ही हो गया, कुछ बड़ा है ना। ये इतना बड़ा पैसा किसके पास गया? सरिया कंपनी के पास, सीमेंट कंपनी के पास, रेता कंपनी के पास, बिजली की कंपनी के पास, पाइप की कंपनी के पास, टॉयलेट की सीट कंपनी के पास, इन्हीं के पास तो गया। ये तो हो गया एक बार। और हर महीना प्लास्टिक का डब्बा भी टूटेगा, टॉयलेट की साबुन भी आएगी, पाइप भी टूट सकता है, फ्लश भी खराब हो सकता है, टूंटी भी खराब हो सकती है, और वो नीला नीला जो केमिकल आता है वो भी हो सकता है। यानी कम से कम 200 से 250 रुपए का हर महीने का बिजनेस एक टॉयलेट का, और 20 करोड़ है, तो 250 गुना 20 करोड़ का बिजनेस हर महीने का परमानेंट कंपनियों को दे दिया। और हमें क्या कह दिया कि तुम्हारी इज्जत बचा ली। है ना कमाल का खेल। मतलब हमारा कितना बड़ा बेवकूफ बना दिया, और हमें पता भी नहीं चला, है ना। तो देखो ताऊ जी, एक दिमाग तो हमारे पास भी है, दिमाग उनके पास भी है। बात यह है, एक दिमाग शैतानी के लिए चलता है, और एक दिमाग अच्छाई के लिए चलता है। जब तक कोई समस्या समझ ना आए, चाहे उम्र हो जाए 80 साल, तो भी वो बचपन ही है, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं। जैसे कह देते ना, ये तो बच्चा है, इसको पता नहीं, तो जानकारी नहीं है तो चाहे बूढ़ा भी हो जाए। और अगर ज्ञान हो चुका है, तो वो तो फिर 10 साल का भी बुजुर्ग है। बोलते ना वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तो ज्ञान वृद्ध हो जाए तो 10 साल का हो जाए। तो आज अब जो जरूरत है वो ज्ञान वृद्ध होने की है, जानकारी लेने की है। तो जल की बात मैंने कर ली, जंगल की बात कर ली, जमीन की बात। यहाँ पे हमारे हरियाणा में जो गांव का एरिया है, जिस जमीन की रजिस्ट्री नहीं थी आज तक,
उसको लाल डोरा बोलते थे। आपके यहाँ पे बोलते हो? गांव के अंदर जो आबादी बोलता है भाई ने। अच्छा, आबादी जमीन राम समाज वो था सारा।